नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और शरद पवार ने अब एक बार फिर से बयान देकर पड़ी हुई लाठी को उठाने की कोशिश की है। दरअसल शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार और बेबी पेंगुइन को फंसता हुआ देखकर अब सीबीआई पर सवाल उठाने वाला बयान दिया है और ये कहा है कि सीबीआई की जो जांच है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अलग दिशा को जाती हुई दिख रही है। खुदकुशी के मामले की बजाय अब कुछ और बाहर निकल कर आ रहा है। हालांकि हम लोग सच बाहर आने का इंतजार करेंगे, ये कहना है शरद पवार का, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और उन्हें वरिष्ठ राजनीतिक कहा जाता है। लेकिन ये वरिष्ठ राजनीतिक ऐसा लगता है कि अब शायद भटक गया है। जिस तरीके से पहले शिवसेना मुंबई पुलिस की वकालत करती हुई नजर आ रही थी, महाराष्ट्र सरकार की वकालत करती हुई नजर आ रही थी और अपराधियों को बचाती हुई नजर आ रही थी, अब उसी कड़ी में शरद पवार भी खुलकर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने और भी बातों पर जवाब दिए। उनमें एक सवाल यह भी पूछा गया था कि क्या महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर शरद पवार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक संपादक किसी राजनेता से मिलता है तो इसमें सरकार के बनने या गिरने का कोई भी रोल या कोई भी अंदेशा नहीं होना चाहिए। शरद पवार ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद ऐसा लगता है कि शरद पवार को भी डर है कि अगर बेबी पेंगुइन फंसेगा तो महाराष्ट्र की सरकार पर खतरा उत्पन्न हो सकता है और ये खतरा उनकी जो सत्ता की मलाई चाटने का मौका है उसको उनके हाथ से निकाल देगा। बेबी पेंगुइन को लेकर जिस तरीके से शुरुआत से ही बातें हो रही हैं और अब तक सब लोग समझ चुके हैं कि ये वास्तव में बेबी पेंगुइन है कौन और इसको बचाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं और इसका पूरे के पूरे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से और दिशा सालियान की मौत के मामले से क्या संबंध है, ये भी अब राज नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस मिलकर ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से सीबीआई के ऊपर दबाव डाला जाए और सीबीआई को इस केस में ज़्यादा अंदर तक जांच करने से एक तरीके से नैतिक दबाव डालकर रोकने की कोशिश की जाए। वही वजह है कि जिस तरीके से आज शरद पवार ने बयान दिया है, लेकिन शरद पवार ये भूल गए कि हाई कोर्ट में भी इस बारे में पहले बात हो चुकी है। सतीश मानसिंघे की तरफ से रिया चक्रवर्ती की वकालत करते हुए ये सवाल उठाया गया था कि सीबीआई की जो जांच है वो कहां जा रही है और एनसीबी इस मामले में जांच क्यों कर रही है। इसको लेकर एनसीबी ने अपना पूरा का पूरा जो वजह थी वो भी बता दी है और सारे तथ्यों को स्पष्ट करने के बाद एनसीबी क्लियर कर चुकी है कि एनसीबी जो जांच कर रही है वो अलग मामला है, सीबीआई जो जांच कर रही है वो अलग एंगल है। सीबीआई जिस तरीके से अब धीरे धीरे करके उन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और जहां तक सवाल है कि सीबीआई जांच में इतना समय क्यों लग रहा है, तो इस बात को उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं से ज्यादा कोई अच्छी तरीके से नहीं जानता है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार द्वारा और मुंबई पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाया गया, तमाम कड़ियों को तोड़ दिया गया है, तमाम कड़ियों को मिटा दिया गया है, उसके बाद इस मामले में सबूतों को जुटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम हो गया है सीबीआई के लिए। लेकिन उसके बावजूद सीबीआई उन टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती हुई दिख रही है। जो इक्का दुक्का सबूत बिखरे पड़े हैं उनको जोड़ने की कोशिश करती हुई दिख रही है और जितने आरोपी हैं उनके द्वारा बार बार पूछताछ से वो निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से कूपर अस्पताल ने बड़ी लापरवाही की थी उसको लेकर एम्स ने अपनी रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट दे दी है सीबीआई को और उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि इस पूरे मामले में हम हत्या के एंगल को नकार नहीं रहे। इसका सीधा मतलब है कि सीबीआई को भी इसमें लग रहा है कि जो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार ने कहा था वो सरासर सफेद झूठ था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हुई थी बल्कि उनकी साजिशन हत्या की गई थी। यह भी एक तथ्य है जिसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है।
जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पैसे का आरोप लगाया था, उसको लेकर भी कटाक्ष करने की कोशिश की थी शिवसेना के द्वारा, और शिवसेना ने यह कहा था कि कौन से पैसे और कहां गए पैसे, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन क्वान कंपनी को जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत से 10 करोड़ रुपए मिले थे, वही क्वान कंपनी जो इवेंट करने के लिए 62 लाख रुपए का एक बिल थमाती है सुशांत सिंह राजपूत को, और उसमें से 30 लाख रुपए वापस कर दिए जाते हैं रिया चक्रवर्ती और उसकी मां संध्या चक्रवर्ती को। यह वो मुद्दा था जिसको लेकर सवाल उठे थे, और जिस तरीके से 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसके बाद तो और भी मोटी रकम रिया चक्रवर्ती को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफर हुई है। इसको लेकर ईडी पहले से जांच कर रहा है, और ये सारे के सारे मामले इशारा करते हैं कि सीबीआई जिस दिशा में जांच कर रही है, वास्तव में जांच अगर उसी दिशा में हुई होती तो अब तक जो अपराधी हैं, जो षड्यंत्रकर्ता हैं, जो साजिश करता हैं, जो अपराधी हैं, वो निश्चित तौर पर जेल पहुंच चुके होते। लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं को, खासकर जो सत्ताधारी नेता हैं, उनको अब ये डर सता रहा है कि अगर सीबीआई इसी तरीके से गुपचुप तरीके से जांच करती रही तो शायद उसके जो हाथ हैं उनकी पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंच जाएंगे, जो कि सीधे तौर पर उनके लिए सत्ता से हाथ धोने का कारण भी बनेंगे। यही वजह है कि शरद पवार को इस मामले में बोलना पड़ा, और शरद पवार से जब यह पूछा गया कि रामदास अठावले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा है कि रामदास अठावले ने जो बयान दिया था उसको लेकर पूछा गया कि क्या एनसीबी अब एनडीए में शामिल होगी। इसको लेकर शरद पवार ने एक अटपटा बयान दिया और यह कहा कि रामदास अठावले की पार्टी का न तो कोई विधायक है, न सांसद है, उन्हें न तो संसद के अंदर कोई सीरियसली लेता है और न बाहर सीरियसली लेता है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर रामदास अठावले की बातों को नकारने की कोशिश की। चूंकि रामदास अठावले कंगना रनौत का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, पायल घोष का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ भी वो खड़े हुए हैं, इसलिए शरद पवार को वो बगैर वजूद वाले नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन शरद पवार ये भूल गए हैं कि रामदास अठावले पिछली 2 सरकारों में मंत्री हैं, और इस हैसियत से उनकी हैसियत काफ़ी बड़ी है। लेकिन इस बात को भी, चूंकि वो अपने घमंड में है और घमंड के साथ साथ अपनी सरकार की पैरवी भी करनी है, इसलिए शरद पवार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वो सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं, वो तमाम उन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, वो एनसीबी पर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एनसीबी जांच इसी तरीके से चलती रही तो बॉलीवुड के जो काले कारोबारी हैं, जो नशे के सरगना हैं, नशे के सौदागर हैं, उनसे जो उनकी पार्टी का संबंध है वो भी उजागर हो जाएगा। और अगर ये संबंध उजागर होता है तो निश्चित तौर पर शरद पवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। शरद पवार हालांकि शर्मिंदा तो पहले से ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब सीबीडीटी उनके खिलाफ जांच कर रही है, उनकी बेटी के खिलाफ जांच कर रही है, बेबी पेंगुइन के खिलाफ जांच कर रही है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच कर रही है। चूंकि इन लोगों ने चुनाव आयोग में जो हलफनामे लगाए थे उनमें कई चीज़ें झूठी लिखी गई थी, और इस झूठ को पकड़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर वो झूठ स्पष्ट तौर पर सामने आ गया तब शरद पवार को अपनी राज्यसभा से भी हाथ धोना पड़ सकता है, उनकी बेटी को लोकसभा से हाथ धोना पड़ सकता है, और उद्धव ठाकरे को भी सदन की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी जा सकती है। ये जो पूरी लड़ाई है अब एक कुर्सी बचाने की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है, और महाराष्ट्र सरकार को ये लगता है कि संजय राउत जिस तरीके से पहले बचाने की कोशिश कर रहे थे और उससे पहले अनिल देशमुख कोशिश कर रहे थे, वो सारी कोशिशें बेकार चली गई हैं। इसलिए अब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की वकालत का जो काम है, जो ठेका है, वो शरद पवार को दे दिया गया है। और यही वजह है कि शरद पवार अब सीबीआई पर सवाल उठाकर महाराष्ट्र सरकार की छवि को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शरद पवार तब नहीं बोलते हैं जब पालघर के अंदर, पालघर के क्षेत्र में 2 साधुओं को पीट पीट कर मार दिया जाता है, उनकी गाड़ी जला दी जाती है, उनके ड्राइवर को मार दिया जाता है, और ये सब करने वाले शरद पवार की खुद की पार्टी यानी कि एनसीपी के ही कार्यकर्ता होते हैं। इस बात पर शरद पवार ने न तो अब तक माफी मांगी है और न ही न्याय की मांग की है।
चूंकि शरद पवार को पता है कि उनकी पार्टी में गुंडे बहुत हैं, अगर वो गुंडों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर उनकी पार्टी बचेगी ही नहीं। शरद पवार का अपना एक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने किस तरीके से सत्ता प्राप्त की थी, किस तरीके से जोड़ तोड़ करके वो सत्ता में रहे हैं। उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो आरोप शरद पवार रामदास अठावले पर लगा रहे थे कि कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता है, उसी तरीके से अब शरद पवार की भी स्थिति हो गई है। कोई भी शरद पवार को गंभीरता से नहीं लेता है। शरद पवार पूरी तरीके से अब एक तरीके से बेकार हो चुके हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। चाहे वो सीबीआई के ऊपर आरोप लगाएं या फिर महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस का बचाव करें या फिर बेबी पेंगुइन को बचाने की नाकाम कोशिश करें, लेकिन वो जानते हैं कि नीतीश राणे पहले दिन से, जब से सीबीआई की जांच की मांग हुई थी, तब से बेबी पेंगुइन के खिलाफ लगे हुए हैं। और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि बेबी पेंगुइन बच नहीं पाएगा, सब्र का फल मीठा होता है, बेबी पेंगुइन को तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो बेबी पेंगुइन के बारे में जब इतने सारे सबूत हैं, इतनी सारी बातें हैं, दिशा सालियान का जो पूर्व बॉयफ्रेंड है या फिर उसका जो सहजीवन लिव-इन पार्टनर था, उसके सामने आने के बाद तो बेबी पेंगुइन के खिलाफ और भी सारे सबूत मिल जाएंगे। और वैसी स्थिति में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सारी कोशिशें बेकार साबित होंगी, ये बात भी इन सभी को पता है। निश्चित तौर पर हम भी सब्र करेंगे। सीबीआई अपनी जांच जब तक पूरी करती है तब तक इन लोगों को बोलने दिया जाए कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।